आज का जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शासक बनी। तबकात-ए-नासरी के अनुसार वह योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, किंतु उस समय सभी तुर्क अमीरों ने रजिया को अपनी शासिका सुल्तान इल्तुतमिश के समय स्वीकार कर लिया। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने एक स्त्री के सामने अपना सिर झुकाना अपमान समझा और यही रजिया का सबसे बड़ा दोष था कि वह एक स्त्री थी। तुर्क अमीर जो उच्च पदों पर थे, ये वे थे 40 गुट के सदस्य। सुल्तान इल्तुतमिश ने तुर्कान चैलगानी गुट का गठन किया, जिसके अंतर्गत 40 गुलाम थे जो सभी उच्च पदों पर नियुक्त थे। अतः इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीर ऐसे व्यक्ति को शासक बनाना चाहते थे जो अयोग्य हो, दुर्बल हो और उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह सके। अतः उन्होंने इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य था, विलायसीय था। वास्तविक सत्ता इसकी माता शाह तुर्कान के हाथ में थी, किंतु रजिया ने अपने पिता ने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया था। अतः न्याय के लिए एक दिन रजिया लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार अर्थात जुम्मा के दिन दिल्ली की जुम्मा मस्जिद के सामने उपस्थित हुई। अतः उसने दिल्ली की जनता और युवा तुर्कों के सामने इल्तुतमिश के वादे को उनके सामने दोहराया। अतः तुर्क अमीरों युवा तुर्क अमीरों और दिल्ली की जनता में रजिया के प्रति सहानुभूति हो गई। तब उन्होंने फिरोज के खिलाफ, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अतः रुकनुद्दीन फिरोज शाह परास्त हुआ, बंदी बना लिया गया और कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई तथा उसकी मां शाह तुर्कान को भी बंदी बना लिया। अतः रजिया रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद दिल्ली की सुल्ताना बन गई। रजिया सुल्तान तो बन गई, किंतु उसके सामने निम्न
परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, क्योंकि तुर्क अमीर और प्रांतीय सूबेदार यानी कि इक्तेदार रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का कार्य करने लगे। वह रजिया को सुल्तान बनाना नहीं चाहते थे, अतः रजिया के विरुद्ध सर्वप्रथम षड्यंत्र करना प्रारंभ वजीर ख्वाजा निजामुल मुल्क जुनैदी, इनके अतिरिक्त हासी का इक्तेदार सैफुद्दीन आदि रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। इन विरोधियों ने यमुना नदी के तट पर अपना शिविर लगा दिया, किंतु रजिया भी कूटनीतिक थी, बुद्धिमान थी, अतः उसने इन षड्यंत्र कार्यों में फूट उत्पन्न करवा दी। रजिया ने यह अफवाह फैलवा दी कि कुछ विरोधी तुर्क अमीर रजिया से मिले हुए हैं या रजिया के पक्ष में चले गए हैं। तब विरोधी तुर्क अमीर अपने शिविरों से अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब रजिया ने विद्रोही भागने वाले तुर्क अमीर आदि के विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्रवाई की, जिसमें कुछ अमीर बंदी बना लिए गए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वजीर जुनैदी भी वहां से भाग गया और सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ। इस प्रकार रजिया की यह प्रथम विजय थी। किंतु रजिया के शासन काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण रजिया के सामने पुनः तुर्क अमीरों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया गया। मुख्य घटनाएं जैसे कर्मठ व मुजाहिदों का विद्रोह। कर्मठ व मुजाहिद इस्लामी संप्रदाय के अंतर्गत इस्लाम के कट्टरपंथियों से दिल्ली सल्तनत को छीनना चाहते थे। सिंध, गुजरात, दिल्ली के पड़ोस में कर्मठों ने अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इन
का मुख्य नेता नूरदीन था। नूरुद्दीन था। एक दिन इन करमतियों ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर शुक्रवार यानी कि जुम्मा के दिन अचानक आक्रमण कर दिया। इन करमतियों का विचार था कि उस दिन सुल्ताना रजिया भी वहां पर उपस्थित होगी, किंतु संयोगवश उस दिन रजिया वहां नहीं थी। करमतियों के आक्रमण के कारण वहां पर कोलाहल मच गया। जैसे ही रजिया सुल्ताना को सूचना मिली, उसने तुरंत इन करमतियों के विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्रवाई की, जिसमें बहुत से करमतियों को मौत के घाट उतार दिया गया और उन पर विजय प्राप्त की। दूसरा, रणथंभौर के दुर्ग का पतन। रणथंभौर दुर्ग पर राजपूत शासकों ने पुनः अधिकार करने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अतः रजिया ने रणथंभौर दुर्ग की रक्षा के लिए दिल्ली से सेना भेजी थी, किंतु साथ में यह भी आदेश दिया यदि स्थिति बिगड़े तो वह रणथंभौर के दुर्ग को खाली कर दे। ऐसे ही हुआ। चौहान वंश के शासकों ने रणथंभौर पर पुनः अधिकार कर लिया और तुर्की सेना ने रणथंभौर दुर्ग खाली कर दिया। इससे तुर्क अमीर रजिया से असंतुष्ट हो गए। तीसरी घटना, ग्वालियर दुर्ग को खाली करना। शौर्य, ग्वालियर दुर्ग की रक्षा करने में असमर्थ। ग्वालियर दुर्ग का सूबेदार या इक्तेदार भूतपूर्व वजीर जुनैदी का रिश्तेदार निजामुद्दीन था। वह रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, क्योंकि वजीर का वह रिश्तेदार था। रजिया को जब इस बात का पता चला, तब रजिया ने बरन के सूबेदार को उसके विरुद्ध भेजा। उसने पहले तो पत्र व्यवहार के द्वारा रजिया के सामने उपस्थित होने से इनकार कर दिया। बाद में रजिया ने बरन के सूबेदार को भेजा। अतः उसे बंदी बनाकर ग्वालियर से दिल्ली भेजा, किंतु मार्ग में ही वह गायब हो गया। अतः इस बात का भ्रम
आम जनता और तुर्क अमीरों में यह फैल गया कि उसकी हत्या मार्ग में सुल्ताना रजिया के इशारे पर हुई है। उसके बाद ग्वालियर पर राजपूत शासकों के आक्रमण होने प्रारंभ हो गए और यज्ञपाल ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार एक एक करके राजपूत दुर्ग रजिया के हाथ से निकल रहे थे, जिसके कारण तुर्क अमीर यह महसूस कर रहे थे कि सुल्ताना सल्तनत की रक्षा करने में असमर्थ है। उसके सामने, रजिया के सामने चौथी समस्या उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। सीमांत प्रांतों की थी, क्योंकि उस समय उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हसन करलूम शासन कर रहा था। घटना इस प्रकार घटी कि जिस समय 1221 में सुल्तान इल्तुतमिश के समय खवारिजम का राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी मंगोल आक्रमणों के भय के कारण जब उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में आया और जब वह वापस स्वदेश लौटा तो अपने इन क्षेत्रों का प्रतिनिधि हसन करलूम को नियुक्त कर गया था। अतः हसन करलूम भी रजिया से मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने अपना एक राजदूत रजिया के दरबार में भेजा, किंतु रजिया ने अपने पिता इल्तुतमिश की नीति का पालन करते हुए हसन करलूम को सहायता देने से इनकार कर दिया। अतः इसके बाद रजिया के विरुद्ध पुनः विद्रोहियों ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया, लेकिन रजिया एक दूरगामी व बुद्धिमान महिला थी। तुर्क अमीर उसके विरुद्ध जो चाल चल रहे थे, उसके स्थान पर रजिया ने तुर्क अमीरों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की उसने उपेक्षा की और गैर तुर्कों को उसने अनेक पदों पर नियुक्त किया। अतः रजिया ने जब नवीन नियुक्तियां की, उनमें कबीर खां
अय्याज को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। इख्तारुद्दीन अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार, एतेगीन को अमीर ए हाजी, वहीं अबिसीनिया निवासी दक्षिण अफ्रीका का जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया। किंतु इन विद्रोहियों ने जलालुद्दीन याकूत को छोड़कर रजिया के विरुद्ध पुनः षड्यंत्र रचने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। किंतु इस बार षड्यंत्रकारियों ने यह निर्णय लिया कि रजिया के विरुद्ध बाहर, दिल्ली के बाहर किसी प्रांत में विद्रोह किया जाए, क्योंकि षड्यंत्रकारी अमीर इस बात को जानते थे कि दिल्ली की जनता रजिया की समर्थक है। अतः क्यों न रजिया को दिल्ली से बाहर निकाला जाए। अतः षड्यंत्रकारियों की योजना के अनुसार भटिंडा के सूबेदार इख्तारुद्दीन अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और उसका साथ लाहौर के सूबेदार कबीर खां अय्याज और अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त एतेगीन दे रहे थे। अतः तब रजिया विद्रोहियों का दमन करने के लिए दिल्ली से चल पड़ी। किंतु षड्यंत्रकारियों का मुख्य उद्देश्य था रजिया को बंदी बनाना। षड्यंत्रकारी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जब तक जलालुद्दीन याकूत रजिया के साथ है, जो रजिया का विशेष विश्वास पात्र था और अमीर आखुर के पद पर नियुक्त था, अतः षड्यंत्रकारियों ने सुनियोजित योजना के तहत जलालुद्दीन याकूत की हत्या करवा दी। अतः रजिया विद्रोहियों के विरुद्ध परास्त हुई और उसे बंदी बनाकर भटिंडा के दुर्ग में कैद कर दिया। तब विद्रोहियों ने सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। किंतु रजिया भी हार मानने वाली नहीं थी। अतः जिस समय वह भटिंडा के दुर्ग में कैद थी, उसने अपना मायाजाल भटिंडा के सूबेदार इख्तारुद्दीन अल्तुनिया पर फैलाया और इख्तारुद्दीन अल्तुनिया के साथ शादी
कर ली और दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए बहराम शाह के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। किंतु उस समय बहराम शाह को इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया के षड्यंत्र की जानकारी मिल चुकी थी। अतः अल्तुनिया का साथी एतेगिन, जिसे बहराम शाह ने उसे अपने दरबार में नाइब के पद पर नियुक्त किया था, उसकी हत्या करवा दी। रजिया बहराम शाह के विरुद्ध युद्ध में परास्त हुई और अल्तुनिया के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और कैथल के समीप वह एक वृक्ष के नीचे जब आराम कर रहे थे, थकी हुई सेना और अवशिष्ट सेनाएं भी उनका साथ छोड़कर चली गई। तब हिंदू डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। अतः प्रश्न यह उपस्थित होता है कि रजिया सुल्ताना के पतन के क्या कारण थे। रजिया सुल्ताना के पतन के संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग मत बताए। पहला, उसका स्त्री होना। एल्फिंस्टन ने अपने ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बताया है कि इस रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना था, क्योंकि तुर्क अमीर एक स्त्री के सामने झुकना, उसके आदेश का पालन करना अपना अपमान समझते थे। क्योंकि रजिया मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रथम महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। अतः उसका स्त्री होना उसके पतन का कारण बताया जाता है। वहीं रजिया के पतन का दूसरा कारण उसका मर्दाना लिबास, अर्थात रजिया ने जैसे ही सत्ता संभाली वैसे ही उसने संपूर्ण प्रभुत्व का सिद्धांत अपना लिया। वह पुरुषों की भांति मर्दाने वस्त्र पहनती थी। उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। शासन का वह स्वयं निरीक्षण करती थी, जिसके कारण मुस्लिम अमीर और कट्टरपंथी वर्ग रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया। वहीं उसके पतन का तीसरा कारण जलालुद्दीन याकूत के प्रति विशेष लगाव। जलालुद्दीन याकूत अबिसीनिया अर्थात दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी था, एक हबसी था। रजिया का सबसे विश्वास पात्र था।
और रजिया का उसके प्रति विशेष स्नेह था। तबकात-ए-अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद का कथन है कि जब रजिया शिकार के लिए घोड़े पर बैठती थी तब जलालुद्दीन याकूत उसे अपनी बाहों में लेकर उसे घोड़े पर बैठाता था। अतः तुर्क अमीरों के दिमाग में रजिया के विरुद्ध कुछ अलग विचार थे, क्योंकि रजिया भी अविवाहित थी। उनका यह भी विचार था कि एक योग्य कुलीन, एक सुल्ताना का एक निम्न हबसी के प्रति इतना लगाव आदि तुर्क अमीरों को सहन नहीं हुआ और उन्होंने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। वहीं रजिया के पतन का जो मुख्य कारण था तुर्क अमीरों का स्वार्थ। तुर्क अमीर नहीं चाहते थे कि रजिया दिल्ली सल्तनत की सुल्तान रहे, क्योंकि रजिया एक योग्य शासिका थी। उसे कुशल प्रशासन का अनुभव था। अपने पिता इल्तुतमिश के समय में भी वह ग्वालियर वह अपनी दक्षता का परिचय दे चुकी थी। जिस समय सुल्तान इल्तुतमिश ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए गया था तब दिल्ली के प्रशासन की जिम्मेदारी रजिया को सौंपकर गया था और रजिया ने बेखूबी कुशलतापूर्वक दिल्ली सत्ता का संचालन किया था। वहीं तुर्क अमीर